हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम अजीत वर्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नाम है इस चैप्टर का, जो विद्युत है उसके ऊपर। तो मेनली हम इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे क्वेश्चंस के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ताकि जो क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो। ठीक है, थोड़ा सा 2-4 फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, जिसके द्वारा आपको मतलब सारे क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछने के चांसेस है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। चैप्टर शुरू करने पहले थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं, ताकि हमें आगे आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चार्ज के ऊपर। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, हम करंट बोलते हैं, जो चार्ज का फ्लो होता है उसको। ठीक है, तो सबसे पहले देखो चार्ज। ठीक है, चार्ज की यूनिट होती है कुलम। ठीक है, कुलाम बोल दो, कुलम बोल दो, कुछ भी। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना कुलम चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। ठीक है, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस में, अगर प्रोटॉन होता तो पॉजिटिव होता। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, वैसे तो मैं इस क्वेश्चन के रूप में भी डाल सकता था, लेकिन थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा ऐसे ही चैप्टर के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रूप में समझने की कोशिश करना। ठीक है, और एक और पॉइंट, एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक कूलम चार्ज के अंदर होते हैं। ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम चार्ज के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते थोड़े थोड़े फॉर्मूले, जो क्वेश्चंस करने में हमें इजी रहेंगे। आप इन क्वेश्चंस को नोटबुक में नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, मैं वन बाय वन सभी को लिख देता हूँ एक बार में। ठीक है, सबसे पहले देखो, जो सिंबल आपको पता ही होगा, करंट का सिंबल होता है आई, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, करंट किसके बराबर होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज को हम किस चीज में डिनोट करते हैं? वी से वोल्टेज या वोल्ट बोलते हैं इसको। ये होता है वर्क डन बाय चार्ज, यानी एक चार्ज के द्वारा कितना काम किया गया है उसको बोलते हैं हम वोल्टेज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, पोटेंशियल भी बोल देते हैं। ठीक है, और जो आपको पता है, जो ओम का लॉ है, ओम ने क्या लॉ दिया था? जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो हमारे आता है आर, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद देखो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? रो इंटू एल बाय ए। ठीक है, रो रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है, और ए है एरिया। ये अपना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये आप नोटबुक में नोट कर लेना, इजी रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको जो यूनिट है वो कितनी होती है? ओम। ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और रेजिस्टिविटी की ओम यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, ये याद रख लेना, आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर। इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके बराबर होती है? पावर इंटू टाइम। ठीक है, पावर इंटू टाइम। और इसको क्या लिख सकते हैं हम? एनर्जी को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी लिख सकते हैं एनर्जी को। इसके फॉर्मूले वैसे इनको हम डेरिवेटिव कर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। पी को ऐसे लिखेंगे हम आई स्क्वायर आर, और टी का टी एच टी। ठीक है, तो इनको डेरिवेटिव करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं इनको, वैसे आप याद रख लेना डायरेक्ट। और इसके बाद एक और एनर्जी का फॉर्मूला आता है, एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी। ठीक है, वी आई टी, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट, एन टू टाइम। ठीक है, ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला। ये तीनों एनर्जी का आप याद रखना। कौन से दे रखे हैं क्वेश्चंस के अंदर, मतलब कि अगर क्वेश्चंस के अंदर देखो, जैसे आई और आर दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। वोल्टेज और करंट और टाइम दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। और पावर, जो पावर है और टाइम दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट टाइप से आपको डिफरेंट फॉर्मूले यूज करने हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो अपना है पावर के ऊपर। पावर किसके बराबर होती है? पावर होती है वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, वर्क डन बाय टाइम। पावर को और क्या लिख सकते हैं हम? पावर को हम लिख सकते हैं वोल्टेज इंटू इलेक्ट्रिक करंट।
ठीक है, वोल्टेज इंटू इलेक्ट्रिक करंट, या फिर हम पावर को लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर, या फिर एक और लिख सकते हैं पाई को पी को वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। ये आई को हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, इनको चेंज कर करके, जैसे कि वोल्टेज का मैंने आई आर बताया था, ठीक है, तो आई हम यहाँ से निकालेंगे वोल्टेज का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो वोल्टेज स्क्वायर तो ऊपर आ जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से मतलब एक ही फॉर्मूले से बन जाएंगे सारे सारे, ठीक है। अगर आप इनको अच्छे से डिवाइड करोगे तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे इजीली, और सारे क्वेश्चन आप इनको अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाओगे, ठीक है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, एक और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है हीट वाला, ठीक है, हीट जनरेट, हीट का फॉर्मूला कितना क्या होता है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, इसको बोलते हैं हम आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, ये है हीट का फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी, जो मतलब कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, जो करंट है उसके हीटिंग इफेक्ट है, उनके लिए इसको यूज करते हैं, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। देखो ये कि यहाँ पर भी है एनर्जी और ये हीटिंग इफेक्ट का दोनों है सेम फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी, इसका भी आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इनको नोट डाउन कर सकते हो नोटबुक के अंदर, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर मतलब यही मेन फॉर्मूले थे, अगर आप इनको ही अच्छे से याद कर लोगे, अच्छे से ध्यान कर लोगे, तो आपके सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल वर्सेस मतलब थ्योरेटिकल और जो अपने न्यूमेरिकल है, वो सभी क्वेश्चन इसके अंदर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, जो क्वेश्चन आपको दिख गए होंगे स्लाइड के अंदर। तो पहला क्वेश्चन देखा है, द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रोड इन रबिंग विद ए सिल्क क्लॉथ इज कॉल्ड, ठीक है। एक ग्लास रोड है, ग्लास रोड को हम सिल्क क्लॉथ के साथ, सिल्क, ये ग्लास रोड प्लस सिल्क क्लॉथ, ठीक है, इसके साथ रब करेंगे तो ग्लास रोड के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एग्जाम के अंदर पूछा हुआ प्रीवियस ईयर के अंदर, अच्छे से ध्यान कर लेना, इजी मत समझना इसको, मतलब कि थोड़ा सा फोकस करके इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ग्लास रोड की जगह पर यहाँ पर अगर वो होती है एबेनोइट रोड या फिर जो प्लास्टिक की रोड होती है वो होती तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आपको ये सभी ध्यान में रखने हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। चार्ज इज ए पॉइंट, चार्ज एक पॉइंट है, नहीं चार्ज एक पॉइंट नहीं है। चार्ज के अंदर चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी का शो करता है, ये इसमें बाकी सारे ऑप्शन इसके करेक्ट है। जैसे चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टी को शो करता है। चार्ज को आपको पता है जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक है। तो ये SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, पता है ये सही है। 2 टाइप ऑफ चार्ज आर एग्जिस्ट, मतलब 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो इनके ऊपर ज़्यादा वो टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको पता है, इजी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंसुलेटर, इंसुलेटर नहीं है, इनमें से पूछा है कि इंसुलेटर नहीं है। इंसुलेटर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करने दे, तो इनमें से मतलब कि इंसुलेटर नहीं है, मतलब बाकी सारे इंसुलेटर है, जो मॉइस्ट एयर है यानी कि जिसके नमी वाली एयर है वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो मॉइस्ट एयर इज ए कंडक्टर, मतलब नॉट इंसुलेटर बोल सकते हैं आप इसको, कंडक्टर भी नहीं बोल सकते और इंसुलेटर भी नहीं बोल सकते, नॉट इंसुलेटर, ठीक है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के जो इफेक्ट है वो देखने के हमें मिल जाते हैं मॉइस्ट एयर के अंदर। नेक्स्ट देखो, करंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू, कंडक्टर के अंदर करंट है वो किसके कारण होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, मैंने बताया था। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने बोला मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिया, एक ही बात है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज बाय, रेजिस्टेंस आपको पता है, मैंने अभी बताया था आपको, रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, ρ × L/A,
ए। तो इसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? देखो, या तो हमको लेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी, लेंथ इंक्रीज करके कर सकते हैं, या फिर एरिया को डिक्रीज करके कर सकते हैं, इसको इंक्रीज, या फिर रजिस्टिविटी को इंक्रीज करके। ठीक है, तो इसके ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है इंक्रीजिंग द एरिया, अगर एरिया इंक्रीज कर देंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी को इंक्रीज करके हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन भी आपको देखने हैं पढ़ के एक बार। कई बार ऐसा होता है कि दो ऑप्शन दे होते हैं बी एंड सी, इस तरह से करके, तो आपको सारे एक बार ऑप्शन को जरूर देख लेना है क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आप खुद ही पढ़ लेना, इसका ऑप्शन यही है, रजिस्टिविटी को इंक्रीज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखा है द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड ऑफ, मतलब कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो आपको पता है जो डेफिनेशन होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, एक कंडक्टर के 2 पॉइंट्स के ऊपर मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वर्क डन बाय पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह वर्क डन बाय चार्ज, यानी कि एक चार्ज को 2 पॉइंट के ऊपर मूव करवाने के लिए जितना काम किया गया है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बी। आगे बस में डेफिनेशन ये आपको एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ लेनी है। नेक्स्ट देखो, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ए ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, 6 वोल्ट बैटरी दे रखी है, इसने पूछा एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो इसने पूछा वर्क डन पूछा है, ऐसे एनर्जी वर्क डन एक ही बात होती है। तो वर्क डन पूछा है, वर्क डन के लिए इसने दे रखा है वोल्टेज और चार्ज। ठीक है, आपको पता है जो वोल्टेज मैंने बताया था कि वोल्टेज किसके बराबर, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? चार्ज यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज कितनी है? 6 वोल्ट, और चार्ज कितना है? 1 कूलम, यानी कि 1 कूलम को मूव कराने के लिए इसको 6 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, एनर्जी वर्क डन क्या पूछ रखा है और क्या इसने बताना है मुझे। ठीक है, तो इस तरह बताऊंगा आपको, अच्छे से ध्यान रखना है, 6 जूल आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ड्रा ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो। इसने पूछा है, इसने क्या पहला दे रखा है वो लिख लो, करंट दे रखा है आई कितना? 0.25 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद दे रखा है इसने टाइम कितना है? 20 मिनट, और पूछा क्या इसने? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा है। ठीक है, तो आपको पता है करंट किसके बराबर होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, चार्ज इसने पूछा है, करंट में पता है, टाइम में पता है, टाइम को साथ है मल्टीप्लाई कर दो, इसकी कितना आ जाएगा? इसकी और इसकी, यानी कि 0.25 इंटू 20 मिनट है, ये सेकंड के अंदर कन्वर्ट करोगे 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? इसको पहले इससे कर लो, 25 दूनी 50, यानी कि 5, 25 दूनी 50। ठीक है, 2 का 0 लग गई, इंटू 60, यानी कि 5 का 30, 300 कूलम चार्ज है जो आ जाएगा अपना इस इतने करंट के लिए। ठीक है, तो 300 कूलम चार्ज फ्लो करवाना पड़ेगा इतने करंट को प्रोड्यूस करने के लिए 20 मिनट तक। ठीक है, तो आप ये मतलब जो जो दे रखा है उसको नोट करते जाओ, और जो फॉर्मूलेज हैं उनके हिसाब से चलते जाओ। ठीक है, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे तो आप इनको करने में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बाकी मैंने सारे को सॉल्व, जो फॉर्मूले वो सारे सोल्व करके पहले ही लिखवा दिए हैं, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप उन फॉर्मूलेज को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स कनेक्टेड इन, मतलब जो बैटरी होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इन कनेक्टेड इन, जो बैटरी होती है वो किसके अंदर कनेक्टेड होती है? तो बैटरी है वो सीरीज के अंदर कनेक्टेड की जाती है। ठीक है, बैटरी को हम किसके द्वारा कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज के अंदर। जैसे आपको पता है सीरीज और पैरेलल 2 टाइप से वो कर सकते हैं, हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं बैटरीज को। आगे बस में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखा पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। पावर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? पावर गुजर का किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? पहला ऑप्शन रखा रेजिस्टेंस। पहले आप देख लो पावर होती है इसके बराबर है, पावर हम देख सकते हैं V = I,
और वोल्टेज को हम क्या लिखते हैं आई आर इंटू आई ए, तो ये कितना हो जाएगा आई स्क्वेयर आर। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन रहेगा आर पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये दे रखा है इसने, तो हम इसको आई को हम दोबारा से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आई को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, आई को लिख देंगे हम वी स्क्वेयर बाई आर इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे, आर के जो रेसिप्रोकल आ सकता है, जैसे हमने पहले भी किया था वी स्क्वेयर बाई आर, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी उसके अंदर भी, तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो पावर है वो कम होती जाएगी, और पावर कम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसने इस हिसाब से दे रखा है, जो मतलब ऑप्शंस के हिसाब से चलेंगे हम। जैसे इसने एक हिसाब से तो रेजिस्टेंस देखो यहाँ पर इक्वल आ रहा था, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं था, एक हिसाब से तो एक हिसाब से ठीक था, लेकिन इसने जो मतलब बाकी ऑप्शन दे रखे हैं उनके हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस तो हर कंडीशन में इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, देखो हर कंडीशन में। ठीक है, और करंट है, करंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल है, तो हम रेजिस्टेंस को हम इनवर्स में ला सकते हैं, इसको मतलब सेटिस्फाई करके, जो सोल्व करके हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसके अंदर पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो इस हिसाब से रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पावर, पावर को इंक्रीज कराने पर रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको थोड़े से कंफ्यूज कर सकते हैं, इनको आप अच्छे से जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से समझ में आने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट में रखा है ए गिवन करंट विल प्रोड्यूस मोर हीट इन ए डैश रेजिस्टेंस विद डैश रेजिस्टेंस वायर देन इन ए डैश रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, तो मतलब कि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी और कम हीट प्रोड्यूस करवाने के लिए कम रेजिस्टेंस। ठीक है, एक गिवन वायर के लिए, तो इसमें पहला जैसे ऑप्शन दे रखा है इसके हाई और लो, तो मतलब कि मोर हीट प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें मोर रेजिस्टेंस और लो हीट प्रोड्यूस कराने के लिए लो रेजिस्टेंस वायर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मोर देन वर्ड का यूज कर रखा है इसमें, लो का नहीं यूज कर रखा, तो देन का मतलब है एक तो ज़्यादा और एक कम। ठीक है, तो हाई और लो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए फिक्स्ड रेजिस्टेंस इन प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेजिस्टेंस। ये हीट प्रोड्यूस्ड है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछ रखा है इसने। आपको पता है हीट का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले पूछा गया था। ठीक है, तो इसने पूछा ये किसके में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे पूछा इसने। पासिंग इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर किसका होगा ये पूछा इसने, स्क्वायर ऑफ विच, स्क्वायर हम किसका लिख सकते हैं, करंट का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में रखा है इफ द करंट पास थ्रू ए वायर फॉर डबल टाइम द हीट प्रोड्यूस्ड इज, हीट प्रोड्यूस्ड पूछा है, और इसने पूछा कि डबल टाइम, टाइम डबल कर दिया, टाइम की जगह में टी की जगह में 2t लिख दिया, टाइम डबल कर दिया हीट भी डबल हो जाएगी। ठीक है, डबल टाइम डबल कर दिया तो हीट भी डबल हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में रखा है व्हेन द टेंपरेचर ऑफ ऑल प्योर मेटल इज इंक्रीज देन देयर रेजिस्टेंस विल बी, मतलब कि अगर प्योर मेटल का अगर हम रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर दें तो उसका रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। प्योर मेटल का अगर आप रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे प्योर मेटल के अंदर तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों ऐसा क्या होता है, एक्चुअल में इस तरह से ये होते हैं, हमने होल और इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हैं। अगर हम हीट करते हैं तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में वो करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए जो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस मेटल के अंदर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस है वो कम होता जाएगा थोड़ा थोड़ा हल्का नॉट मेटल के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट द यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर करंट, करंट को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं हम, एम्पियर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, थ्री रेजिस्टेंस 2, 3 and 6 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल रेजिस्टेंस इज, टोटल रेजिस्टेंस पूछा है। पैरेलल के अंदर हम कैसे रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, 1/r =
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी आना चाहिए कि कौन से कंसिडर करें, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 6 आ जाएगा नीचे, 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 5 और 1 6, 6/6 यानी कि 1। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा टोटल 1, अगर हम इनको पैरेलल में ज्वाइन करवाएंगे तो, ठीक है। अच्छा, अगर सीरीज में रखा तो डायरेक्ट जोड़ना 2 3 और 6, इस तरह से डायरेक्ट जोड़ना। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट रखा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट इनमें कौन सी करेक्ट है। तो पहली देखिए, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है, सही बात है ये, वोल्ट मीटर हमेशा ही पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ए मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ए मीटर है जो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ये बात भी सही है इसकी, तो दोनों ऊपर वाली बात सही है। नीचे देखा है वोल्ट मीटर हैज ए लो रेजिस्टेंस, नहीं वोल्ट मीटर की लो रेजिस्टेंस नहीं होती, ए मीटर की लो होती है और जो वोल्टेज उसकी हाई रेजिस्टेंस होती है वोल्ट मीटर की। ए मीटर हैज ए हाई रेजिस्टेंस, नहीं ए मीटर की लो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो पहले दोनों ऑप्शन इसके ठीक बन रहे हैं, तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट देखो, इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन 10 मिनट्स इज 300 कूलम, द करंट फॉलोइंग इज, इसमें दे रखा है 10 मिनट टाइम दे दिया, देखो टाइम कितना दे दिया 10 मिनट, या फिर हम 60 600 सेकंड भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। टाइम दे दिया 600 सेकंड, और इसमें दे दिया चार्ज, चार्ज कितना दे दिया 300 कूलम, पूछा क्या है करंट। आपको पता है करंट किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज कितना है 300/600, यानी कि कितना 1/2 या फिर 0.5 एम्पियर इतना करंट आ जाएगा, ठीक है। अभी बस में जो जो देखा वो लिखते जाओ और धीरे धीरे सोल्व करते जाओ। आगे बस में नेक्स्ट देखो, ओम लॉ गिव्स ए रिलेशन बिटवीन, ओम लॉ ने क्या रिलेशन दिया था आपको पता है, वोल्टेज और करंट के अंदर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे करंट इंक्रीज होगा, और इसमें पहला ऑप्शन रहेगा करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसी में पता चल जाएगा करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आगे सोल्व करोगे तो हम V इक्वल टू किसके बराबर लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो R लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। V इक्वल टू IR, R यह रेजिस्टेंस होता है किसी भी मेटल का। आगे बात सुनने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट में रखा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, पावर की यूनिट कौन सी होती है, वाट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, और वोल्टेज इसकी कितनी होती है वोल्टेज, वोल्ट, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना वोल्ट और वाट में, ठीक है। वाट किसकी होती है पावर की, और पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है वोल्ट। आइए उसमें नेक्स्ट देखो, सब्सटेंस हैविंग इनफिनाइट हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, हाई रेजिस्टेंस किसका होता है इंसुलेटर है, इंसुलेटर हैज ए हाई रेजिस्टेंस, और कंडक्टर होते हैं उनके लो रेजिस्टेंस होता है, कई सुपर कंडक्टर भी होते हैं जिनका रेजिस्टेंस है वो 0 होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, इसमें दे रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कुड बी यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज की जाती है, तो कूलम के द्वारा हम चार्ज को मेजर करते हैं, ठीक है, पता है आपको। द यूनिट ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट यूज करते हैं। द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको लगातार, ठीक है। तो अदर नेम ऑफ वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एसआई यूनिट कौन सी होती है जूल, जूल के अंदर में एसआई यूनिट मेजर करते हैं एनर्जी की, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ठीक है, किसके इक्वल लगता है ये किसकी यूनिट एक्चुअल में, ये होती है एनर्जी की यूनिट, एनर्जी की, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था देखो, पिछली वीडियो थी पिछली टेस्ट था उसके अंदर आया हुआ था कि जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर है वो कितनी होती है, ठीक है। तो सभी ने यही लगाया था किलोवाट आवर, ठीक है। तो एक्चुअल में किलोवाट आवर ही एनर्जी की यूनिट होती है, किलोवाट आवर, जैसे आपको पता चल रहा है किलोवाट का मतलब क्या हो गया पावर, और आवर का मतलब हो गया टाइम, यानी कि P/T, यानी कि एनर्जी की यूनिट है ये, आगे बात समझ में। तो उसके अंदर पूछा था कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट आएगी उसके अंदर हॉर्स पावर, HP हॉर्स पावर जो होती है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, आगे बात समझ।
ठीक है। तो इसने पूछा है जो ये है इसके अंदर, ये पूछा इसने इसके अंदर कितनी एनर्जी है, ये एनर्जी की यूनिट है 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। ठीक है, तो किलोवाट को हम क्या लिखते हैं, वाट को हम लिखते हैं मान के चलो 1 और किलो की जगह 3 लग गया, और हावर यानी कि 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 36 इंटू टेंजेंट पावर 3 और 1 2 5, यानी कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है 36 इंटू टेंजेंट पावर 5। ठीक है, एग्जाम में पूछा आंसर है, क्वेश्चन है पिछली साल पूछा गया था, याद रखना 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू टेंजेंट पावर 5। ठीक है, इसको हम पॉइंट वगैरह लगा के हम इसको इंक्रीज करते हैं, जैसे यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रख लेना है, आपको सोल्व ये करने भी आते होंगे। ठीक है, बाकी मैंने सोल्व करने का तरीका आपको बता दिया। 1 किलोवाट आवर को हम कैसे लिखते हैं, 1 किलोवाट लगा रखा है, इसका मतलब 1000 हो गया, 1000 इंटू आवर है यानी कि 60 इंटू 60। ठीक है, मिनट इंटू सेकेंड, तो 36 इंटू टेंजेंट पावर 5 हो जाएगा 36 इंटू टेंजेंट पावर 5 जूल एनर्जी होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मच एनर्जी डज ए 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर एक 100 वोल्ट का बल्ब है वो कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। क्या पूछा है, हाउ मच एनर्जी डज ए 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर इन 1 मिनट। आपको दे रखा क्या क्या पावर दे रखी है, वाट का मतलब पावर कितनी है 100, और क्या दे रखा है टाइम मिनट, यानी कि 1 मिनट या फिर 60 सेकंड भी आप इसको लिख सकते हो। और इसने क्या पूछा एनर्जी, एनर्जी आपको पता है किसके बराबर होती है P इंटू टी। पी कितना है 100 इंटू 60 यानी कि 6000, इसका आंसर आ जाएगा 6000 जूल। ठीक है, इसी क्वेश्चन था ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह क्वेश्चन। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, देखो दोबारा से आ गया कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसने देखो एनर्जी पूछा है, यहाँ पर मैंने वहां पर क्या पूछा था पावर, एनर्जी की यूनिट क्या होती है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर एनर्जी की किलोवाट आवर। वहां पर मैंने पूछा था पावर, पावर की क्या होगी हॉर्स पावर। ठीक है, कमर्शियल यूनिट, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े से याद रखना आप इनको। बाकी क्वेश्चन और देखो, a wire of resistance R is cut into 5 pieces of wire, then resistance in parallel if the resultant resistance of this combination is R2, the ratio of R1 by R2। ठीक है, तो ये देखो पिछले साल भी एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ था, ये ऐसे का ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। तो इसने क्या बोला, एक वायर है, मान के चलो एक वायर है, इसकी रेजिस्टेंस हमने ले ली R। ठीक है, बाद में इस वायर के हमने किए 5 टुकड़े, यानी कि ये हो गया R1 बाई 5, R5 बाई R5, इस तरह से 5 टुकड़े हो गए R5। ठीक है, बाद में इनको किया पैरेलल में कनेक्ट, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो R5 बाई R प्लस 5 बाई R प्लस 5 बाई R प्लस 5 बाई R। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाई R। पैरेलल कनेक्ट करने के बाद रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो कितना आएगा R बाई 25 बाई R आ जाएगा 1 बाई R। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा R बाई 25। ठीक है, इस तरह से हम जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा R बाई 25। इसने पूछा है रेशियो, रेशियो कितना होगा R1 बाई R2 पूछा ना, पहले कितना था R, पहले R था, बाद में कितना बच गए, बाद में बच गए R बाई 25, बाई 25 था 25 पर चला जाएगा। ठीक है, तो रेशियो कितना आ जाएगा 25:1। आगे बात समझने 25:1 एग्जाम में पूछा हुआ आंसर है। ठीक है, ये पहले वाले का 25 रेजिस्टेंस होगा तो बाद वाले का रेजिस्टेंस 1 होगा, इस हिसाब से। तो इस ईयर में पूछा हुआ था क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आप इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख लो एक बार और, कि पहले रेजिस्टेंस R था, R के 5 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना हो गया R बाई 5, यानी कि 5वां हिस्सा बढ़ गया, एक टुकड़ा R बाई 5 बच गया 1 का। ठीक है, 1 बाई करके जोड़ेंगे हम, ये R बाई 5 है 1 का, पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1 बाई करके जोड़ेंगे तो R बाई 5 था 5 पर चलेगा 5 बाई R 5 बाई R 5 बाई R 5 बाई R 5 बाई R, तो इनको जोड़ेंगे तो आएगा 25 बाई R, यानी कि R बाई 25, रेसिप्रोकल करेंगे इसको R2 को, तो R बाई 25, रेशियो डिवाइड करेंगे तो 25:1 हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन था, बाकी कर सकते हो आसानी से इसको। ठीक है,
तो नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट इधर का एक जो फिगर बना रखा है और इसने पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तो आपको दिख ही गया होगा, ये वोल्ट ऐसे वोल्टेज लगा रखी है, वोल्ट बैटरी लगा रखी है और ये यहाँ पर है ओम रेजिस्टेंस। थ्री ओम, 2 ओम एंड 1 ओम, 1 ओम, 3 ओम एंड 2 ओम, ये 2 वोल्टेज की बैटरी लगा रखी है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है द इन द सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, 3 ओम के लिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू कितना होता है I इंटू आर। ठीक है, पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखा है 2 वोल्ट इंटू करंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है टोटल 1 इंटू 3 4 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा 6, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है 6। तो करंट कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा करंट अपना। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आप करंट कितना आ जाएगा 1/3 टोटल। ठीक है, तो इसने पूछा जो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर जहाँ पर 3 ओम है तो करंट तो सारी जगह एक ही है, सेम ही है, 1/3 इंटू रेजिस्टेंस, यहाँ पर कितना है 3 रेजिस्टेंस पूछा है, 3 रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज कितना हो जाएगा 1 वोल्टेज। ठीक है, 1 वोल्ट। आगे बात समझ, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। पहले करंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल इस सर्किट के अंदर वोल्टेज दे रखा है तो करंट कितना होगा, करंट सीरीज के अंदर सेम ही जाएगा, तो करंट कितना हो गया अपना 1/3 आ गया टोटल। और 3 ओम के ऊपर पूछा है तो 3 ओम के ऊपर हम सेम करंट लगा के और रेजिस्टेंस रख के वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। आई बात समझे। नेक्स्ट देखो, रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, रेट ऑफ वर्क डूइंग यानी कि रेट ऑफ वर्क यानी वर्क डन बाय टाइम किसके बराबर होता है, पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। आगे बात समझे। नेक्स्ट देखो, टू कंडक्टर conducting wire of same material and equal length and equal diameter are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination, ratio of heat पूछ रखा है इसमें, क्या होगा, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो इसने बोला है पहले क्या था, सीरीज में जोड़ रखा था सेम मटेरियल एंड सेम इक्वल लेंथ डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। ठीक है, तो सीरीज के अंदर जोड़ रखा था, मान के चलो पहले क्या था 2 वायर, 2 वायर थे। ठीक है, मान के चलो R1 और R2 थे 2 वायर। ठीक है, पहले इनको जोड़ा सीरीज में, सीरीज में जोड़ा तो ये मान के चलो R1 को हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, इसको लिख दिया हमने R1 प्लस R2 इंटू टी। ठीक है, सेम है ये चीज, आगे समझ। बाद में हम लिखेंगे मतलब दोनों सेम ही है, रेजिस्टेंस दोनों का, तो हम इसको 2R लिख सकते हैं यहाँ पर 2R। ठीक है, बाद में क्या होगा, इस रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में जोड़ दिया यहाँ पर, बाद में हम पैरेलल में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R1 यानी कि R1 R/2 यानी कि R/2 हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर की जगह हम क्या लिखेंगे R/2 इंटू टी। ठीक है, इन दोनों का रेशियो पूछा है, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R/R/2 है ना, ये नीचे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 4:1। आगे बस में नहीं तो दोबारा देख लो, पहले थे रेजिस्टेंस सेम, पहले सीरीज में जोड़े रेजिस्टेंस सेम थे, R1 प्लस R1 हो गया, दोनों सेम रेजिस्टेंस तो हो गया 2R। बाद में इनको जोड़ा पैरेलल में, पैरेलल में हम जोड़ेंगे इस तरह से R/2 हो जाएगा, R/2 इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4:1 हीटिंग इफेक्ट के बाद। ठीक है, इसी क्वेश्चन आइए आप आसानी से कर सकते हो, ये आपका आना चाहिए सीरीज पैरेलल वाला तो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, विच इंस्ट्रूमेंट हैज मैक्सिमम रेजिस्टेंस, कौन से इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, एमीटर के अंदर लो होता है, गैल्वेनोमीटर के अंदर भी लो होता है, वोल्टमीटर होता है उसके अंदर हाई रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। ठीक है, वोल्टेनिक सेल है इसके अंदर भी लो रेजिस्टेंस, मतलब वोल्टमीटर से कम रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
द गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू एमीटर बाय, मतलब गैल्वेनोमीटर को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, एमीटर को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करके यूजिंग शंट इन सीरीज, सीरीज के अंदर हम शंट होते हैं तो शंट को हम सीरीज के अंदर कनेक्ट करके एमीटर को गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ, जो मतलब जो हीटर होते हैं, हीटर मान लो राड मान लो हम पानी कन्वर्ट के लिए यूज करते हैं, तो उनके अंदर जो फिलामेंट यूज किया जाता है, वायर होता है, वो कौन से मटेरियल का यूज होता है, तो हाई रेजिस्टेंस मटेरियल का यूज किया जाता है। उसके अंदर मेनली जो क्या है नाइक्रोमिक मिक्सर का यूज किया जाता है, जो नाइक्रोमिक मेटल है जो अपनी, उसको हम यूज किया जाता है, नाइक्रोम जो मेटल है उसके मिक्सर को यूज करते हैं हम। ठीक है, ताकि रेजिस्टेंस को ज्यादा इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, द इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन सा इंक्रीज कर सकता है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन है जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे साउंड में हमने बोला, उसको उसने रीड किया और इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, आगे भेजा, फिर वहाँ पर और भी इंस्ट्रूमेंट अलग होते हैं, वो वापसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें आगे से सुनाते हैं। ठीक है, माइक्रोफोन के अंदर ये मेनली यूज किया जाता है। माइक्रोफोन इंस्ट्रूमेंट होता है जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इसने, देखो जैसे कि ये 6 बल्ब दे रखे हैं, 6 बल्ब और 100 वाट का है प्रत्येक बल्ब, यानी टोटल पावर कितनी होगी अपनी 600 वाट। ठीक है, टाइम दे रखा है इसने आवर। ठीक है, मतलब कि कितना आवर, 4 आवर डेली, 4 आवर डेली, मतलब प्रत्येक दिन 4 घंटे से चलाए जाते हैं। 6 बल्ब है जिनकी एक बल्ब की कितनी पावर है 1 वाट। ठीक है, तो इसने आंसर देखो, आंसर इसने सारे हावर के अंदर ही दे रखे, किलोवाट पर आवर इसकी तरह से दे रखे एनर्जी यूनिट में। तो एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, तो एनर्जी कितनी होती है, पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर इनटू टाइम होती है एनर्जी। पावर कितनी दे रखी है 600 इनटू टाइम कितना दे रखा है 4 आवर। ठीक है, तो कितना होगा 2400 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये होगी अपनी एनर्जी। इसको इसने जैसे ये किलोवाट नहीं है, ये वाट आवर आ गई। ठीक है, किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो 3 के बाद पॉइंट लगा दोगे, 2.4 किलोवाट पर आवर। ठीक है, तो ये आ गई अपनी एनर्जी की यूनिट। आगे बात सुनिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज टू रिड्यूस लॉसेस, मतलब कि ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज के ऊपर इलेक्ट्रिक एनर्जी को भेजते हैं, क्यों, क्योंकि ताकि कम से कम नुकसान हो, कम से कम रिड्यूस लॉसेस, मतलब हाई हानि होती है, जो जितनी भी पावर की लॉस होती है उसको कम करने के लिए हम उसको हाई वोल्टेज के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बाकी आपको एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू कर लेनी है, और जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे वो सारे आपको याद होने चाहिए, सारे डायरेक्टली एज इट इज। ठीक है, बाकी आप उनके जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछ रखा है वैसे वैसे आप उनके आंसर देते जाओगे, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे जी। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, और जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मिलते हैं।